शाम का वक्त ऑफिस। तेजस आकाश के कैबिन के पास से गुजर रहा था। लेटा कुछ आवाजें सुनकर रुक गया। शायद वो कुछ लोगों से बात कर रहे थे। कुछ ही देर बाद आकाश के कैबिन से दो लोग बाहर निकले। तेजस को देख उन्होंने गुड इवनिंग विश किया। तेजस कैबिन के अंदर चला गया। आकाश ने जब उसे देखा तो फाइल बंद करते हुए बोला, तुम इस वक्त यहाँ कोई काम था क्या? आगे आपकी कोई ज़रूरी मीटिंग या ज़रूरी काम है? तेजस ने पूछा। आकाश ने थोड़ा रुककर जवाब दिया, नहीं। तेजस आगे बोला, बाहर ड्रिंक के लिए चलेगे मेरे साथ? तेजस ने काफ़ी अरसे बाद पूछा था। आकाश को भी एक पल के लिए पुराने दिन याद आ गए। उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। तेजस बोला, मैं नीचे आपका इंतजार करूंगा। ये बोल तेजस वहां से चला गया। आकाश मन ही मन सोचने लगे, सब कुछ ठीक तो है न? मुझे लगा वो मुझसे अभी भी नाराज है, लेकिन जब से मैं लौटा हूँ उसे ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा। कुछ ही समय बाद आकाश नीचे चले आए। उनके गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। दोनों के बीच गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। तेजस के बताए एड्रेस पर ड्राइवर ने उन्हें छोड़ा। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले आए। स्टाफ उनके बुक किए टेबल के पास ले आया। आकाश ने चेयर पीछे खिसकाई और बैठते हुए तेजस को देखा। आकाश ने पूछा, सब ठीक है न तेजस? कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? आज खुश हूँ इसलिए पीना चाहता हूँ, तेजस ने जवाब दिया। कुछ ही देर बाद दोनों की ड्रिंक उनके सामने रखी गई। आकाश अभी भी समझने की कोशिश कर रहे थे आखिर तेजस किस खुशी की बात कर रहा है। तेजस ड्रिंक करने के बाद बोला, जब मैंने अपना बच्चा खोया था उस दिन एहसास हुआ माँ बाप बनना कोई आसान काम नहीं होता। मैं रोना चाहता था लेकिन समझ नहीं आई किसके कंधे का सहारा लूँ, और अगर मैं रोया तो औरों को कैसे संभालूंगा। मैं नहीं रोया डैड। घूंट का घूंट पीकर मैंने अपने आंसुओं को अंदर ही दबा लिया। हर रात इशिता की सिसकियां सुनकर मेरी नींद टूट जाया करती। मेरी हिम्मत नहीं होती थी उससे दो शब्द कहूँ। वो दिन ब दिन टूटती गई और मैं दिन ब दिन पत्थर होता चला गया। तुम्हारी मॉम ने मुझे इस बारे में बताया था। जानकर बहुत दुख हुआ कि तुम लोगों को इस तकलीफ से गुजरना पड़ा। मुझे बेहद अफसोस है, जिस वक्त मुझे तुम लोगों के साथ होना चाहता था मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आकाश ने कहा तो तेजस बोला, भूल जाइए डैड, मैं भी भूलना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत नाराज था, बहुत ज़्यादा नाराज था, बहुत गुस्सा था आपसे क्योंकि आपने मॉम को रुलाया। आप वापस आए तो मैंने मॉम को खुश देखा। मैं भूल गया था कि आप हो उनके खुश रहने की वजह हैं। उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, वही काफ़ी है। मैं उन दिनों को याद नहीं करना चाहता। आपसे ये बातें इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि हम लोग दोबारा इस पर बात न करें। मैं और इशिता एक बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। उसकी तबीयत नाजुक थी इसलिए डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा था। कल उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। आकाश ने तेजस्वी का हाथ थाम लिया। उन्हें ज्योति ने सारी बात बताई थी। वो इस वक्त तेजस के साथ काफ़ी खुश थे। दूसरी तरफ सिद्धि शक्ति के कमरे में पहुंची। वो इस वक्त सो रहा था। सिद्धि ने टेबल पर रखी उसकी किताबें बंद की और उसके पास चली आई। सिद्धि ने बेहद ही प्यार से शक्ति के चेहरे को छुआ और उसके माथे को चूम लिया। इस पल वो अपने बेटे के पास ही रहना चाहती थी। कल का क्या है और किसने देखा है, फिक्र आज की करनी चाहिए। कई बार कल के इंतजार में हम आज को खो देते हैं। सिद्धि ने साइड टेबल से डायरी उठाई जो कि शक्ति की थी। सिद्धि ने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मॉम आपकी स्माइल बहुत अच्छी है लेकिन मैं नहीं जानता मेरे डैड की स्माइल कैसी है। सिद्धि ने पन्ने को पलटा जिस पर लिखा था, आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। मेरे दोस्तों के डैड उनसे मिलने आए थे। मैं भी दरवाजे की तरफ देख रहा था लेकिन मेरे डैड नहीं आए। ये सब पढ़कर सिद्धि की आंखें भर आई। हर एक पन्ने पर सिद्धि ने मन की बातें लिखी थी। वो अपने डैड को कितना मिस करता है। ये सब उसने कहा नहीं था लेकिन दिल की गहराई में बहुत सी बातें छिपी हुई थी। आज मैं अपने डैड से मिला। वो बहुत स्मार्ट हैं। मैंने उनके साथ फुटबॉल खेला। वो बहुत जीनियस हैं। सिद्धि ने डायरी बंद की और अपने कमरे में चली आई। खुद के आंसुओं को संभाल नहीं पाई।
मैं तो यही सोचती रही मेरा बेटा काफी समझदार है तो वो बच्चा ही न, उसके भी दिल में अरमान है। उसने इसलिए मुझसे कुछ नहीं पूछा, कहीं मैं दुखी ना हो जाऊं। सब मेरी ही गलती है, मैं ही उसे ठीक से समझ नहीं पाई। अगला दिन सुबह का वक्त, शिव अभी भी नींद में था। दक्ष और कृष उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रहे थे। कृष थककर बोला, इतनी आवाज में तो कोई भी उठ जाता। बिग ब्रो को क्या हो गया है? कल रात छत पर अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा था। मैंने चलने को कहा तब भी नहीं माना। दक्ष की बात काटते हुए कृष बोला, तो आप ही बताइए हम क्या करें, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। मैंने तो भाभी से भी बात की थी पर ऐसा लग रहा था वो पहले से काफी बदल चुकी हैं। उन्हें अपने फैसले से कोई नहीं हिला सकता। कृष और दक्ष बात कर ही रहे थे कि तभी शिव के कमरे का दरवाजा खुला। बाहर निकलते हुए शिव बोला, वाइन कितनी ही स्ट्रोंग क्यों न हो मुझे नहीं चढ़ती। तुम लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन शिव ये हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं। सिद्धि और तुम ठीक से बात नहीं कर पा रहे तो मैं घर वालों को कॉल करता हूँ। हो सकता है सिद्धि उनकी बात सुने। दक्ष के ये कहते ही शिव पीछे मुड़ा, घर पर कोई किसी से बात नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता सिद्धि के कि मैं घर वालों का सहारा लेकर उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। वैसे भी मैं फैसला कर चुका हूँ, कल वो शादी कर रही हैं। मैं अब उसे नहीं रोकूंगा। मुझसे दूर रहकर ही सही वो खुश रहेगी तो यही ठीक है। शिव अपना फैसला सुनाकर वहां से चला गया। कृष और दक्ष हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फूलों के बीच एक टेबल था जिस पर रखी थाल में मेहंदी के कोन रखे हुए थे। सारी अरेंजमेंट्स होटल में रखी गई थी। सिद्धि ने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके दोनों हाथों में मेहंदी रचाई जा रही थी। घर वाले काफी खुश थे। शक्ति इस वक्त संजय के साथ बाकी मेहमानों के बीच था। संजय ने शक्ति को चुप देखा तो सवाल किया, आज काफी चुप चुप से हो, तुमने नाश्ता किया? शक्ति ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। संजय की पॉकेट में रखा फोन बजने लगा। उन्होंने शक्ति से कहा, मुझे किसी से बात करनी है, तुम अंदर जाओ। शक्ति लॉबी की तरफ बढ़ गया। वही अमायरा भी काफी देर से फोन को निहार रही थी। मजाल है जो कृष ने उसका मैसेज देखा हो। पीछे से किसी ने उसका दुपट्टा थाम लिया। अमायरा जब पीछे मुड़ी तो देखा वैदेही उसका दुपट्टा थामे खड़ी थी। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अंदर चलिए न, सब आपको ढूंढ रहे हैं। अमायरा मुस्कुराए और वैदेही के साथ अंदर चली गई। कृतिका ने कहा, लो कर लो बात, हम लोग कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सबने अपने हाथों में मेहंदी लगा ली। तुम्हें नहीं लगाना क्या? क्यों नहीं लगवाऊंगी, मेरे भैया की शादी है, मैं तो सबसे सुंदर दिखूंगी पर भाभी से ज्यादा नहीं। अमायरा सिद्धि को देख मुस्कुरा दी। सिद्धि ने नजरें उठाई तो अमायरा बोली, भाभी, अब से आपको भाभी ही बोलूंगी। मुझे कब से इस दिन का इंतजार था। सिद्धि उसकी बातों पर हल्का मुस्कुरा दी। माहिरा उठकर आनंद के पास चली आई। आप कब आए? बस अभी अभी आया। वैसे यहाँ सब कुछ ठीक तो है न? आनंद के ये पूछने पर माहिरा आश्चर्य होकर बोली, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सब कुछ ठीक है, आगे भी सब ठीक रहे तो अच्छा है। बस मैं यही चाहता हूँ शिव कोई परेशानी खड़ी न करे। आनंद की चिंता कहीं न कहीं उचित थी। माहिरा सिद्धि की ओर देखकर बोली, एक बात कहूँ आपसे आनंद, मुझे दी के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, बस दी खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सिद्धि बैठे बैठे थक चुकी थी। मुझे कमरे में जाना है, मुझसे और बैठा नहीं जाएगा। इतना कहकर सिद्धि उठकर वहां से चली गई। वो कमरे में लौटी। मेहंदी को लगाए घंटे 2 घंटे का समय ही हुआ था। सिद्धि ने जाकर अपने हाथ धो लिए। कृतिका जूस का गिलास लेकर सिद्धि के कमरे में पहुंची। दुपट्टा बिस्तर पर पड़ा हुआ था लेकिन सिद्धि कहीं नजर नहीं आ रही थी। ये तो कमरे के अंदर ही आई थी लेकिन अभी कहाँ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सिद्धि वॉशरूम से बाहर निकली तो देखा कमरे में कृतिका खड़ी थी। सिद्धि को देख कृतिका हैरान हुई। ये क्या, तुमने हाथ धो लिए? मेहंदी तो ठीक से सूखी भी नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मेहंदी सूख चुकी थी।
वैसे भी इसी जल्दी हटाओ या देर तक रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंथेटिक कलर होते हैं, सबके हाथों में एक जैसा रंग आता है। सिद्धि की बातें सुनकर कृतिका बोली तुम तो झूठ भी अब अच्छा बोलने लगी हो। कृतिका ने जूस का गिलास टेबल पर रखा और सिद्धि के पास चली आई। उसने सिद्धि का हाथ देखा। जरा देखो गौर से सिद्धि, संजय का नाम किस तरह से मिट गया। सिद्धि ने तुरंत अपना हाथ नीचे किया। हाथों में नाम लिखने का कोई मतलब नहीं, जरूरी है दिल पर नाम लिखा होना चाहिए। हाँ सिद्धि, जरूरी है कि नाम दिल पर लिखा होना चाहिए। जो नाम दिल पर लिखा होता है न वही जुबा पर भी होता है। सच तो ये है सिद्धि, तुम्हारे दिल पर शिव का कब्जा है। तुम वहां से उसे निकाल ही नहीं पा रही हो। कृतिका की बात काटते हुए सिद्धि बोली कैसी बातें कर रही हो तुम, वो मेरे दिल में कभी थे हो नहीं। मुझे कल भी नफरत थी और आज भी। तुम्हारी जुबान तुम्हारी आंखों का साथ नहीं दे रही सिद्धि। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अपनी नफरत के पीछे अपनी मोहब्बत छिपाए बैठी हो। सिद्धि, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ लेकिन शिव की बातों पर भी एतबार करने को दिल चाह रहा है। हो सकता है तुम्हारे जिंदगी के साथ जो हादसा हुआ वो सचमुच एक हादसा था। अगर शिव के कोई गलत इरादे थे तो वो चुप क्यों रहता। शादी के बाद तो तुम उसके साथ एक कमरे में थी न। क्या तब शिव ने जबरदस्ती का सहारा लिया था, और अगर नहीं लिया था तो हम नहीं कह सकते उसके इरादे गलत थे। सिद्धि, अगर इन हालातों में केस दर्ज किया जाए तो कोर्ट भी हालात देखकर 7 से 10 सालों की सजा सुनाती हैं। तुमने बिना कोर्ट जाए ही उसने 7 साल की सजा दे दी, और सबसे बड़ी सजा तो यही थी कि वो इतने सालों तक बेखबर रहा कि उसका एक बेटा भी है। मुझे बस डर इस बात का लग रहा है सिद्धि, अगर उसने जानबूझकर कोई गुनाह नहीं किया होगा तो कहीं तुम कसूरवार न बन जाओ। अपनी बात पूरी कर कृतिका जाने लगी लेकिन दरवाजे पर ही रुककर उसने पीछे देखा। तुम बेहतर जानती हो सिद्धि तुम्हें किसे चुनना है, शिव को या संजय को। हम सब बस यही चाहते हैं तुम खुश रहो। सिद्धि अभी भी अपनी जगह खड़ी थी। उसने अपनी हथेली देखी, संजय का नाम मिट चुका था। सिद्धि ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली। शाम का वक्त, मल्होत्रा विला। ज्योति टेबल के पास बैठकर आरती की थाल तैयार कर रही थी। नंदिता भी उनके पास आकर बैठ गई। तेजस से बात हुई। कब आ रहे हैं वो लोग? हॉस्पिटल से निकलने के बाद फोन किया था, आते ही होंगे वो लोग। ज्योति केवल चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नंदिता बोली शिव से बात हुई थी सुबह, मैंने कहा वापस आ जाओ तो उसने कही जल्द वापस आऊंगा। वैसे क्रिश और कितना वक्त ऑस्ट्रेलिया में बिताएगा, उससे कहो वापस आ जाए। बहु लंबा वक्त गुजर गया, पूरा परिवार एक साथ बैठा नहीं। माँ थी तो लगता था उन्होंने पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखा है। आपकी बात बिल्कुल सही है भाभी, वो गई तो सब कुछ बिखर सा गया। ज्योति ने कहा, ने आकर उन्हें खबर दी। तेजस और इशिता की गाड़ी बाहर आकर रुकी थी। ज्योति मुस्कुरा दी। आज उनका पोता घर आ रहा था। खुश कैसे न होती, इशिता ने बच्चे को गोद में संभाला हुआ था। तेजस भी उन्हीं के साथ था। नंदिता ने उन्हें दरवाजे पर ही रुकने को कहा। नजर उतारने के बाद उन्हें अंदर लाया गया। ज्योति नंदिता से बोली, भाभी ये तो बहुत सुंदर हैं। इसके नन्हे नन्हे हाथों को देखिए कैसे आने मेरी उंगलियों को थाम लिया। नंदिता ने ज्योति को भावुक होते देखा तो उसे साइड से गला रेत लगा लिया। संभालो खुद को ज्योति, खुशी के मौके पर नहीं रोते। बड़ी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा मॉम। इशिता ने बच्चे को ज्योति के गोद में दिया। ज्योति के रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, मानो लंबे अरसे बाद सुकून के पल नसीब हुए हो। इधर संगीत की रस्में चल रही थी। ज्यादा मेहमान मौजूद नहीं थे, सिर्फ 2 परिवार और कुछ दोस्त मौजूद थे। सिद्धि ने नीले रंग का लहंगा पहना हुआ था, बहुत प्यारी लग रही थी वो इस वक्त। ठीक उसके बगल में संजय बैठे हुए थे। संगीत सेरेमनी भी शुरू हो चुकी थी। स्टेज पर कुछ लोग डांस परफॉर्म करने के लिए आए थे। लाइटें भी बंद कर दी गई और धीरे धीरे संगीत की धुन के साथ नीली रोशनी स्टेज पर पड़ी। रोशनी अब एक एक कर जलने लगी और पूरी जगह फिर से उजाले से भर गया। संजय ने सिद्धि का हाथ थाम लिया। इसके साथ ही सिद्धि की तंद्रा टूट गई।
उसने चेहरा घुमाकर देखा। संजय ने उसका हाथ थामा हुआ था। संजय से नजरें टकराईं तो सिद्धि हल्का मुस्कुरा दी। आनंद का ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बात पर था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो। उसने दरवाजे पर गार्ड्स तैनात कर रहे थे ताकि वो शिव को अंदर आने से रोके। आज के दिन वो किसी तरफ का तमाशा नहीं चाहता था। सिद्धि के आंखों के आगे लो दृश्य चला आया जब इसी तरह किसी स्टेज पर वो शिव के बेहद नजदीक थी। उन नफरत के पलों में कुछ न कुछ तो खास था जिसे महसूस कर वो अच्छा महसूस करती थी। उन पलों ने एक बार फिर उसे अपने आप में ही जकड़ लिया। कृतिका ने अपना सिर अनिकेत के कंधे पर टिका लिया। कुछ याद आया आपको? हाँ याद है, हम पहली बार कॉलेज फेस्ट पर मिले थे। मुझे देखने के बाद तुम अपनी दुनिया ही भूल गई थी, अनिकेत ने कहा। कृतिका मुस्कुराकर बोली, नो डाउट, मेरे लिए वो पहली नज़र का प्यार था। आप तो इट्स ओके बोलकर चले गए थे लेकिन मैं बेचैन हो गई थी। हाँ, इसलिए अपना लेक्चर छोड़ तुम मेरी क्लास अटेंड करने आती थी, अनिकेत ने कहा तो कृतिका ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वैदेही ने शक्ति की ओर देखा जो कि काफी देर से चुपचाप बैठा था। वैदेही ने उसे हिलाते हुए पूछा, तुम चुप क्यों हो, तुम्हें ये डांस अच्छा नहीं लगा? शक्ति बिना किसी भाव से बोला, मुझे डांस की कोई नॉलेज नहीं। मुझे तो है, मुझे डांस करना भी बहुत पसंद है, मैं भी डांस सीखूंगी। वैदेही के ये कहने पर शक्ति ने उसकी ओर देखा। तुम्हें सचमुच डांस बहुत पसंद है? वैदेही ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। शक्ति आगे बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बड़ी सी डांस अकेडमी खोलूंगा। एक बड़ा सा हॉल बनाऊंगा, फिर तुम वहां आराम से डांस प्रैक्टिस करना। सच्ची? ये बोल वैदेही हंस पड़ी। संगीत सेरेमनी अभी भी जारी थी। सब होटल में ही रुकने वाले थे। वैसे भी कल शादी की रस्में होने वाली थी, इसलिए सारा इंतजाम यही होटल में किया गया था। सिद्धि ने संजय से अपना हाथ छुड़ा लिया। मेरे सिर में दर्द है, मैं आराम करना चाहती हूँ। ज्यादा दर्द है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? संजय ने पूछा तो सिद्धि ने तुरंत न में सिर हिला दिया। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाओगी। आप यही सबके साथ रुकिए, मैं चली जाऊंगी। सिद्धि उठकर वहां से चली गई। शक्ति की नज़र सिद्धि पर गई। सिद्धि को जाते देख शिव संजय के पास आकर बैठ गया। अंकल, मॉम कहाँ छा रही हैं? शक्ति के मुंह से अपने लिए अंकल सुनकर संजय को थोड़ा अजनबी सा महसूस हुआ। संजय ने शक्ति के सिर पर हाथ फेरकर कहा, शिव तुम मुझे डैड कहोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे मॉम के सिर में थोड़ा दर्द है, इसलिए वो रेस्ट करने गई हैं। ये बताओ, तुम्हें डांस परफॉर्मेंस कैसा लगा? आई हैव नो आइडिया। शक्ति का काफी ठंडा रिएक्शन था। अमायरा ने संजय से जब सिद्धि के बारे में पूछा तो उसने यही जवाब दिया जो कुछ देर पहले शक्ति को दिया था। अमायरा बोली, सो सैड, मुझे लगा था आगे आप दोनों डांस परफॉर्म करोगे। इट्स ओके, ये सब जरूरी नहीं है। वैसे भी तुमने बहुत मेहनत की है। मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। संजय से अपने लिए तारीफें सुनकर अमायरा को बहुत अच्छा लगा। अमायरा को फोन बज रहा था। अमायरा ने जब क्रिश का कॉल देखा तो फोन साइलेंट पर कर दिया। मेरी फ्रेंड का फोन है, मैं अटेंड करके आती हूँ। ये बोल अमायरा आगे बढ़ गई। वो कुछ दूरी पर चली आई जहाँ ज्यादा शोर नहीं था। मन में गुस्सा दबाए बैठी थी वो, लेकिन उसने फोन रिसीव कर दिया। हेलो हेलो अमायरा। अमायरा ने क्रिश को कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से का घूंट पीने की कोशिश कर रही थी। अमायरा खुद को संभालते हुए बोली, फोन क्यों किया तुमने? तुमसे मिलना है। मैं यही होटल के बाहर हूँ। क्रिश के ये कहते ही अमायरा आश्चर्य से बोली, पर क्यों? मुझे नहीं मिला, वापस चले जाओ। मैं नहीं जाने वाला, मुझे मिलना है तुमसे। या तो तुम बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगा। क्रिश की बात किसी धमकी से कम नहीं थी। अंदर आने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर आ रही हूँ। ये बोल अमायरा ने कॉल कट किया और बाहर चली गई। सिद्धि ने कमरे का दरवाजा बंद किया और आईने के सामने चली आई। चेयर पर बैठते हुए वो हाथों की चूड़ियां उतारने लगी। चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे बालकनी से कुछ आवाज सुनाई पड़ी। ये सुनकर सिद्धि तुरंत उठ खड़ी हुई। एक डर सा लगा। सिद्धि ने डरते हुए अपने कदम बालकनी की ओर बढ़ाए। क
कौन है वहाँ? सिद्धि जब बालकनी में पहुंची तो देखा वहाँ कोई भी नहीं था। सिद्धि ने नीचे की तरफ झांक कर देखा। उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। वही अमायरा भागती हुई कृष के पास पहुंची और उसके सामने आकर गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो? किसने कहा यहाँ आने के लिए? देखो यहाँ से वापस चले जाओ। न तो मुझे तुम्हारी कोई बकवास सुननी है और न ही यहाँ कोई तमाशा चाहिए। तुमसे मिलना था, कृष ने शांत भाव से कहा। अमायरा ने उसका कॉलर छोड़ दिया। वो 2 कदम पीछे हटकर बोली, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। कृष, मुझे लगता है हमारे रिश्ते में बहुत सी कमियां हैं और सबसे बड़ी कमी विश्वास की है। हमें एक बार फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचना होगा। पर क्यों? नाराज होने का ये मतलब तो नहीं न अमायरा कि तुम हमारे रिश्ते पर शक करो। मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ बिग ब्रो और भाभी के रिश्ते को लेकर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, पर मुझे तुमसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। कृष ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। दोनों के बीचों बीच एक तरह की खामोशी छा गई। अमायरा ने कहा, कहीं बैठकर बात करे। कृष ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों सामने वाले गार्डन में चले गए। अमायरा बेंच पर जाकर बैठ गई। एक निश्चित दूरी पर कृष भी बैठ गया। अमायरा सामने देखते हुए बोली, कृष, मैं नहीं जानती तुम्हारे बिग ब्रो और भाभी के बीच क्या प्रॉब्लम थी और क्यों उनका रिश्ता खत्म हुआ, और जब खत्म हो चुका है तो फिर तुम लोग फिक्र क्यों कर रहे हो? रिश्ते अगर दोनों तरफ से खत्म हो तो समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ मामला ही कुछ और है। बिग ब्रो भाभी से बहुत प्यार करते हैं। उनका रिश्ता तो नफरत से शुरू हुआ था। बहुत लंबी स्टोरी है, मुझे पूरी स्टोरी सुननी है। अमायरा के इस सवाल पर कृष ने उसकी ओर देखा। सिद्धि ने बालकनी का दरवाजा बंद किया। पर्दे लगाकर वो जैसे ही मुड़ी ताज्जुब से भर गई। सामने सोफे पर कोई बैठा हुआ था। उसकी पीठ सिद्धि की ओर थी, इसलिए वो पहचान नहीं पाई। कौन हो तुम? सिद्धि अनजान शख्स को यहाँ देखकर थोड़ा घबरा गई थी। वो शख्स उठ खड़ा हुआ और जब सिद्धि ने उसका चेहरा देखा तो आश्चर्य से भर गई। उसे समझ नहीं आया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अंदर कैसे आए? शिव आगे बढ़ा और उसका सामना आकर खड़ा हो गया। तुमसे मिलने आया हूँ। बिना मेरी इजाज़त लिए आप मेरे कमरे में नहीं आ सकते। चुपचाप निकल जाइए। मुझे नहीं लगता हमारे बीच कुछ भी बात करने के लिए बचा है। शिव ने सिद्धि को कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जगह पर खड़ा रहा। दरवाजा बंद है तो आप अंदर कैसे आए? चलिए निकलिए यहाँ से। सिद्धि ने शिव का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे के पास ले आई। इससे पहले वो दरवाजा खोलती शिव ने उसे अपने करीब खींच लिया। सिद्धि आश्चर्य भरी नजरों से शिव के चेहरे को देखने लगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही तुम्हारे पास रुकूंगा आज रात। ये क्या मजाक है? चुपचाप से निकल जाइए। मैं 1 मिनट के लिए भी आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये बताइए किस हक से आप मेरे कमरे में रुकेंगे? कल मेरी शादी है। मैं अपने परिवार के बीच कोई तमाशा नहीं चाहती। सिद्धि ने शिव से दूर होने की कोशिश की तो शिव वापस से उसे अपने नज़दीक ले आया। तुम्हारा पति होने की हैसियत से। पहले तो सिद्धि ने हैरान नज़रों से उसे देखा और फिर चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट बिखेरी। मुझे लगता है आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। डिवोर्स के बाद हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता नहीं रहा। किस डिवोर्स की बात कर रही हो तुम? हमारे बीच कोई डिवोर्स नहीं है। तुम्हें क्या लगता है एक कागज़ के टुकड़े पर साइन कर देने से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा? हरगिज नहीं, मैंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो कागज़ कभी कोर्ट में सबमिट ही नहीं हुआ। कानूनन और रीति रिवाज के तहत हम आज भी पति पत्नी के रिश्ते में बंधे हुए हैं। सिद्धि तो निरुत्तर हो गई। उसे समझ ही नहीं आया क्या कहे। उसे खामोश देख शिव ने नजरें झुका ली। तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करने नहीं आया, बहुत जबरदस्ती कर ली मैंने, लेकिन अब मैं तुम्हारी खुशियों के आड़े नहीं आऊँगा। ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। तुम इस शादी से बहुत खुश हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तब भी तुमसे इतना ही प्यार करूँगा जितना आज करता हूँ। ये हक तुम मुझसे नहीं छीन सकती। नहीं तुम शक्ति के लिए बाप का फर्ज निभाने से मुझे रोकोगी।
सिद्धि चुपचाप शिव की बातें सुन रही थी। शिव ने भीगी पलकें उठाए और सिद्धि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर पूछा, बस इतना बता दो, क्या बीते वक्त में एक पल के लिए भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? सिद्धि का दिल तेजी से धड़कने लगा। बेकाबू होती धड़कनें बहुत कुछ कहने को आतुर थी। सिद्धि की नजरें शिव की नजरों से टकराई तो बहुत से अच्छे पल आंखों के आगे तैर गई। सिद्धि की उंगलियों ने हरकत की। वो शिव की बाहों को थामने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आया और उसने शिव के हाथों को झटक दिया। नहीं, कभी भी नहीं। ये बोल सिद्धि पलट गई। शिव ने आगे बढ़कर उसे पीछे से बाहों में भर लिया। कृष की बातें खत्म हुई तो अमायरा ने हाथ बढ़ाकर अपने आंसू पोंछे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कृष, मैं कैसे रिएक्ट करूं? तुम्हारी बातों से यही समझ आया कि भाभी तुम्हारे बिग ब्रो से बहुत नफरत करती हैं। तुम्हें भी समझना चाहिए, वक्त और हालात इंसान को बदल देते हैं। मेरे भैया से शादी करने का डिसीजन भाभी का अपना है। वो कोई छोटी बच्ची नहीं जिनके फैसले आप सब मिलकर बदल सके। मुझे लगता है उन्होंने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है और बाकी सबको भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं इसे नहीं मानता। मैं जानता हूँ भाभी भी बिग ब्रो से प्यार करती हैं। उन्होंने ये फैसला सिर्फ नाराजगी में लिया होगा। कृष की बात काटते हुए अमायरा बोली, ये सब तुम्हारा मानना है और तुम अपनी सोच सब पर थोप नहीं सकते। ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच हुई तो सिद्धि भाभी खुद फैसला ले लेगी और अगर तुम गलत हुई तो कल वो दुल्हन बनकर हमारे घर आएगी। मेरी मानो तो उनके फैसले की इज्जत करो। अमायरा ने अपनी बात पूरी की। वो उठकर जाने लगी तो कृष ने उसकी कलाई पकड़ ली। अमायरा ने नासमझी से उसकी ओर देखा। मैं तुमसे मिलने आया था ताकि अपने बारे में बात कर सकीं। मुझे नहीं लगता कृष अभी हम इस हाल में हैं कि हम अपने बारे में बात कर सके। मैंने इस रिश्ते को दिल से कबूला है। तुम्हें अगर किसी तरह की परेशानी है तो तुम खुलकर मुझसे कह सकते हो। उनमें से नहीं हूँ जो तुम्हें बांध कर रखूंगी। बिना कुछ कहे शांतिपूर्ण से तुम्हारे रास्ते से हट जाओगी। तुम्हें सोचने की जरूरत है, अच्छे से सोच लो। अमायरा ये कहकर वहां से चली गई। कृष बस हैरान नजरों से उसे जाता हुआ देख रहा था। ऐसा माहौल बन गया था जहां चीजें ठीक करना नामुमकिन सा था। शिव ने पीछे से सिद्धि को बाहों में भर लिया। तुम झूठ बोल रही हो। सच कहती तो बेखौफ होकर मेरी आंखों में देखती। तुम्हारी बढ़ी हुई धड़कनें बता रही है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं कोई वकील नहीं जो सच और झूठ साबित करो। आपकी मर्जी, यकीन करे या न करे। सिद्धि ने बिना किसी भाव से कहा। शिव ने उसे अपनी ओर घुमाया। कल तुम फेरे लोगी तो अहमदाबाद के लिए फ्लाइट ले लूंगा। तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, इसलिए डरना मत। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है क्योंकि मेरा बेटा मुझसे नफरत नहीं करता। उसकी अच्छी परवरिश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले जीतिए भर कर तुम्हें देखना चाहता हूँ। प्लीज आज की रात मुझे यहीं रुकने दो। शिव की रिक्वेस्ट सुनकर सिद्धि कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। सबसे जरूरी बात, वो इनकार नहीं कर पाए। इसी बीच किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। सिद्धि और शिव दोनों ने एक साथ दरवाजे की ओर देखा। उस पल में सिद्धि ने वही फैसला लिया जो उसके दिल ने कहा। सिद्धि शिव का हाथ पकड़ उसे वॉशरूम के पास ले आई और बिना कुछ कहे उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला। शिव समझ चुका था सिद्धि उसे अंदर जाने को बोल रही हैं। शिव के अंत जाते ही सिद्धि ने डोर लॉक किया और जाकर रूम का दरवाजा खोला। बाहर माहिरा खड़ी थी। इतनी देर क्यों लगा दीदी आपने? वॉशरूम में थी इसलिए सुन नहीं पाई। कुछ काम था क्या? सिद्धि ने पूछा। माहिरा मुस्कुराकर बोली, कुछ काम नहीं था। जीजू ने कहा आपके सिर में दर्द है तो बस उन्होंने ये मेडिसिन भिजवाई हैं। सिद्धि ने माहिरा के हाथों से मेडिसिन ले लिया। माहिरा उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चली गई। सिद्धि ने दरवाजा बंद किया और कमरे के अंदर चली आई। उसने जाकर वॉशरूम का दरवाजा खोला और बिना कुछ कहे पलट गई। शिव कुछ कहने लगा तो सिद्धि ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। मानो वहां होने पर भी वो उसे इग्नोर कर रही थी। सिद्धि ने नजरें उठाए और आईने में देखा। शिव उसके पीछे कुछ दूरी पर ही खड़ा था। यहाँ भले उनके बीच की दूरी कुछ कदमों की थी लेकिन दिल के फासले बहुत ज्यादा थे। सिद्धि ने वापस से नजरें नीची कर ली।
आंखों के आगे कुछ दृश्य तैर गए। जब वो पहली बार शादी के बाद शिव के साथ उसके घर गई थी, दर्द बेशुमार मिला, नफरत भी भरपूर थी, लेकिन उन सब के बीच कुछ पल ऐसे भी थे जो अनमोल थे। सिद्धि ने उसकी नज़रों में अपने लिए फिक्र पहचान लिया था और उन्हीं पलों को याद कर वो कांप गई। अमायरा बालकनी में चुपचाप खड़ी थी। बातों ही बातों में आज वो फिर झगड़े। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ दर्द और तकलीफ भी होती हैं। हर एक बात जमाने को बताई नहीं जाती और दिल के दर्द को छिपाना भी आसान नहीं होता। अमायरा ने अपनी आंखें बंद की, आंसू की बूंदें गालों पर लकीर की भांति खींच गई। कृष बस खाली सड़क पर टहल रहा था। पैर के पास पड़े खाली कैन को उसने जोर से ठोकर मारी। रात भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा था कि उसका घर जाने का कोई इरादा नहीं था। खालीपन इस वक्त उसके दिल में भी था। औरों की उलझने सुलझाते सुलझाते उसकी खुद की लव लाइफ उलझ गई थी। सिद्धि पायल खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था। शिव ने उसे मशक्कत करते देखा तो उसके पास चला आया। शिव घुटने के पल नीचे बैठा। उसने सिद्धि के पैरों को छुआ तो तुरंत सिद्धि ने टोका, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, पर मुझे मदद नहीं चाहिए। आप पैर छोड़िए मेरा। सिद्धि की ये कहते ही शिव ने उसकी ओर देखा। कोई देवता नहीं हूँ मैं जिसे तुम्हारे पैरों को नहीं छूना चाहिए। सिद्धि आगे कुछ बोल नहीं पाई। शिव ने उसके पैरों को अपने घुटनों पर रखा और उसकी पायल खोलने में जुट गया। सिद्धि की नजरें उस पर ठहर सी गई। शिव ने सिद्धि की पायल खोलकर सिद्धि के हथेली पर रख दी। वो उठने लगा तो सिद्धि उससे पहले उठकर बिस्तर की तरफ बढ़ गई। उसने बिना शिव की ओर देखे कहा, इस कमरे में रुकने की इजाजत दी है। उम्मीद है आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे मैं अपने ही किए फैसले पर शर्मिंदा हो जाऊं। सिद्धि लाइट बंद कर बिस्तर पर लेट गई। शिव पास में रखी चेयर पर बैठ गया। शायद ही उसे आज सारी रात नींद आने वाली थी। जी भरकर इस चेहरे को देख लेना चाहता था, क्योंकि कल से सिद्धि और उसके बीच की दूरी खाई से भी ज्यादा गहरी होने वाली थी। अगला दिन सुबह का वक्त। एक बुरे ख्वाब के साथ सिद्धि की नींद टूट गई। चेहरे पर घबराकर साफ देखी जा सकती थी। जब सांसों की रफ्तार धीमी हुई तब उसे समझ आया ये एक ख्वाब था। सिद्धि को शिव का ख्याल आया। वो पिछली रात इसी कमरे में रुका था, लेकिन इस वक्त वो पूरे कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। सिद्धि बिस्तर से उतरने लगी तो उसके हाथ से लगकर टेबल पर रखा गिलास नीचे गिर गया। कांच चकनाचूर हो चुका था। उन्हीं के बीच एक कागज भी नीचे गिरा हुआ था। सिद्धि ने उसे उठाना चाहा तो हाथ में कांच लग गया। दर्द की सिसकी मुंह से निकली। खून की चंद बूंदें जमीन पर गिरी। सिद्धि ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस कागज को उठाया। जाने से पहले शिव इसमें कुछ लिख कर गया था। तुमसे किया वादा निभाया मैंने। तुम मानो या न मानो, तुम्हारी कही हर बात मैंने मानी है। देर से ही लेकिन उस पर अमल जरूर किया है। तुम्हें किसी के आगे शर्मिंदा न होना पड़े, इसलिए रात के अंधेरे में जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता तुम्हारी नफरत की गहराई कितनी है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत की गहराई जरूर जानता हूँ। सिद्धि, गलती से ही सही, लेकिन तुमसे मिली मोहब्बत की निशानी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। मैं उससे मिलने जरूर आऊंगा। तुमने जिसे चुना है खुश रहना उसके साथ। मैं आज रात ही चला जाऊंगा, फिक्र मत करना, कोई गलत इरादा नहीं है मेरा। बहुत मुश्किल से खुद को समझाया है मैंने। एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की है और वो तुम हो। जिंदगी भर इस दिल में सिर्फ तुम रहोगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। सिद्धि ने खत को नीचे किया। कैसे रिएक्ट करे समझ नहीं पा रही थी। शिव के जाने पर उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ कैफे में संजय शिव के साथ बैठे हुए थे। दोनों को आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। संजय ने कहा, यहाँ आने से पहले मैंने तुम्हारे बारे में तहकीकात की। तब जान पाया तुम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, SDS ग्रुप के CEO। वैसे मेरी ख्वाहिश भी थी तुमसे मिलने की, लेकिन हमारी मुलाकात इस तरह से होगी ये नहीं जानता था। पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? शिव ने एक पल की खामोशी के बाद जवाब दिया। अजीब तो मुझे भी लग रहा है।
मैं जिस इंसान से बात कर रहा हूँ वो अब मेरी बीवी का होने वाला पति है। तो क्या इरादा है, मुझे धमकाने के लिए बुलाया है? संजय के ये कहने पर शिव फीका मुस्कुराया। सिद्धि से मिलने से पहले तो शिव था, अगर वो यहाँ होता तो शायद कुछ ऐसा ही करता, लेकिन मुझे सिद्धि ने बदल कर रख दिया। उसने तुम्हें चुना है और मैं उसके फैसले की कद्र करूँगा। कोई शक नहीं है, मैंने उसे काफ़ी तकलीफ़ें दी है। उसकी मोहब्बत समझने में बहुत देर कर दी मैंने। मैं तुम्हें धमकाने नहीं आया बल्कि तुमसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ। जितना मैंने तुम्हारे बारे में जाना है, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। सिद्धि खुश रहेगी तुम्हारे साथ। तुम शक्ति के लिए पिता की कमी को पूरा कर सकते हो। शिव की बातों से जाहिर था वो इस वक्त कितना भावुक है, मानो कोई अपनी कीमती चीज किसी और को सौंप रहा है। संजय चुपचाप शिव की बातें सुनता रहा। संजय ने टेबल पर रखा पानी का गिलास शिव को और बहाया। इसे पी लो, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। शिव ने 2 घूंट पीकर गिलास वापस नीचे रख दिया। संजय ने कहा, सिद्धि मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता चुकी है। उसकी बातों से कभी जाहिर ही नहीं हुआ कि तुम एक बुरे इंसान हो, लेकिन ये जाहिर हुआ कि वो तकलीफ में थी। मैं पिछले 5 सालों से सिद्धि को जानता हूँ और तभी से उनसे प्यार करता हूँ। शादी का ख्वाब तो देखा ही नहीं था और ये भी नहीं जानता था कि जिंदगी इस मोड़ पर पहुँचेगी। ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहूँगा कि मैं उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। शिव ने एक गहरी सांस अंदर खींची और उठकर खड़ा हो गया। उसने एक बाक्स संजय की ओर बढ़ाकर कहा, मुझमें हिम्मत नहीं थी, इस्लाम जाने से पहले शक्ति को नहीं देख पाया। छोटा सा तोहफा है, उस तक पहुंचा देना। मुझे अब जाना होगा। अपनी बात पूरी कर शिव वहां से चला गया। संजय उसे जाते हुए देख रहे थे। सिद्धि इस वक्त गार्डन में अकेली टहल रही थी। शिव जा चुका था, लेकिन यादों का क्या करे, वो किसी के धोखे में नहीं रहता। शिव के कहे एक एक शब्द बार बार उसकी याद दिला रहे थे। मैडम, आपसे मिलने कोई साहब आए हैं। सिद्धि ने पीछे मुड़कर देखा तो सर्वेंट आगे बोला, उन्होंने आपका नाम लेकर कहा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें यही ले आओ, सिद्धि ने कहा तो सर्वेंट वहां से चला गया। कौन मिलने आया होगा, कहीं शिव? नहीं, वो नहीं हो सकते। सिद्धि अपने ही विचारों में गुम थी, इसलिए पीछे मुड़कर देख नहीं पाई। दक्ष मिलने आया था। उसने जब सिद्धि का नाम पुकारा तो सिद्धि ने चौंककर पीछे देखा। दक्ष भी हैरान था, पूरे 7 सालों बाद उसे देख रहा था। खैर, सबने मान लिया था कि वो अब जिंदा नहीं है, इसलिए जब सिद्धि को सामने जिंदा देखा तो दक्ष कुछ बोल नहीं पाया। सिद्धि ने पूछा, कैसे हैं आप? चलो, तुम्हें हम लोग याद तो हैं। मुझे लगा तुम सबको भूल चुकी हो। दक्ष ने कहा, भूलना अगर आसान होता तो मेरी जिंदगी के बहुत से किस्से हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ, आसानी से भूल जाती। सिद्धि ने भावुकता से कहा और फिर शांत हो गई। उसने आगे कहा, आप खड़े क्यों हैं, प्लीज बैठिए। सिद्धि ने सोफे की तरफ इशारा किया। दक्ष उस ओर बढ़ गया। क्या शिव तुमसे मिलने आया था? सिद्धि की तरफ से कोई जरिया नहीं आया। सोफे पर बैठते हुए दक्ष ने दोबारा पूछा, वो तुमसे मिला था या नहीं? जी हाँ, मुलाकात हुई थी उनसे। फिर तो जाहिर है उसने तुम्हें अपना फैसला भी बता दिया होगा। मैं नहीं चाहता था जो उसने फैसला लिया है वैसा कुछ हो, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। तुम दोनों की जिंदगी है और तुम लोग बेहतर जानते हो क्या सही है और क्या गलत। मैं भी वापस अहमदाबाद जा रहा हूँ। सोचा जाने से पहले तुम्हें सच बताता जाओ। तुम्हें लगता होगा सिद्धि शिव कसूरवार हैं। उसने जो कुछ किया उसके चाल थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक हादसा था। इस हादसे के बारे में मैं, तेजस और इवांस पहले से ही जानते थे। तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अपने साथ सबूत लेकर आया हूँ। ये कुछ वीडियोग्राफी फुटेज है जिसमें तुम साफ देख सकती हो शिव को ड्रग्स जान लेने के इरादे से दिया गया था। जरा सा भी डोज ज्यादा हो गया होता तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। सिद्धि के सामने वीडियो फुटेज थी। साथ ही दक्ष ने उसे डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी दिखाई। दक्ष आगे बोला, मैं शिव को बचपन से जानता हूँ। उसका कैरेक्टर इतना गिरा हुआ नहीं है। तुम्हारा उसके कमरे में जाना एक हादसा था। यकीन मानो जो कुछ गलत हुआ उसका उसके बहुत पछतावा था।
हम में से कोई नहीं जानता था वो लड़की तुम हो। हमने जानने की पूरी कोशिश की लेकिन हम पता नहीं लगा पाए उस कमरे में कौन लड़की थी। सिद्धि ने अपने आंसू पोंछे और दक्ष को उसका फ़ोन वापस दे दिया। मैं नहीं जानती आपसे क्या कहूँ, पर मैंने इन यादों को मिटाना चाहती हूँ। मैं और अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहती। वापस चले जाइए। ये बोल सिद्धि उठकर जाने लगी, तभी दक्ष बोला, क्या तुम अभी भी अपना फैसला नहीं बदलोगी? बिना गलती के शिव ने बहुत सजा भुगती है। तुम्हारे बिना वो बहुत अधूरा है। आज मेरी शादी है। मैं अतीत को छोड़ आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती। मैं हाथ जोड़कर आपसे कह रही हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अपनी बात पूरी कर सिद्धि वहां से चली गई। वही कुछ दूरी पर आनंद खड़ा था। उसने सिद्धि और दक्ष की सारी बातें सुनी। दक्ष वहां से लौट गया। आनंद ने शक्ति के कमरे का दरवाजा नोक किया। शक्ति के हाथ में टैबलेट था। उसने नजरें ऊपर की तो संजय कमरे के अंदर चले आए। क्या हो रहा है? स्टडी चल रही है। शक्ति ने हाँ में सिर हिला दिया। संजय ने शिव का दिया गिफ्ट बॉक्स शक्ति की ओर बढ़ाया। ये किसी ने आपके लिए दिया है। शक्ति ने गिफ्ट बॉक्स खोला, उसमें एस वर्ड का लॉकेट था। शक्ति ने संजय से पूछा, ये किसने दिया है? मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। ये बहुत ब्यूटीफुल हैं। संजय ने शक्ति के सिर पर हाथ फेरकर कहा, आपको बहुत से लोग प्यार करते हैं। जिसने भी दिया है उसने कहा है ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मैं पहनाने में मदद करूं? संजय के पूछने पर शक्ति ने हाँ में जवाब दिया। संजय ने शक्ति को शिव का दिया लॉकेट पहनाया। शक्ति को खुश देख संजय के होठों पर भी मुस्कुराहट तैर गई। मल्होत्रा विला। आज बड़े दिनों बाद शिव का कॉल आया था। नंदिता इस बात से बहुत खुश थी। वहां जाकर तो मॉम को भूल हो गए। पता है मुझे कितनी फिक्र होती है। तुमने कुछ खाया भी होगा या नहीं? अपना ख्याल भी रखते होगे या नहीं? मैं अहमदाबाद वापस आ रहा हूँ मॉम। आज रात की फ्लाइट है। शिव के ये कहते ही नंदिता की मुस्कुराहट बढ़ गई। तुम सच कह रहे हो न? शिव, सीधे घर आना बेटा। तुम्हें मालूम नहीं है हम लोग तुम्हें कितना मिस करते हैं। मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। सब कुछ तुम्हारी पसंद का होगा। नंदिता की बातों से साफ पता चल रहा था वो कितनी बेताब है अपने बेटे से मिलने के लिए। शिव के फोन रखने पर नंदिता कमरे से बाहर निकल गई। अमर जी इस वक्त हॉल में बैठे थे। नंदिता नीचे उनके पास चली आई। आपने सुना? शिव ने मुझे फोन किया था, वो अहमदाबाद वापस आ रहा है। आज रात की फ्लाइट है उसकी। मैंने उससे कहा है सीधा घर आना। हमारे कहने से क्या फर्क पड़ता है नंदिता? आजकल के बच्चे वही करते हैं जो उनके दिल में होता है। बीते 7 सालों में एक बार भी वो विला नहीं लौटा। तुम्हें लगता है वो यहाँ आएगा? शुभ शुभ बोलिए न। उम्र बने के साथ साथ मन में और कड़वाहट बती जा रही हैं आपके। जाने कब समझेंगे? ये बोल नंदिता वहां से चली गई। तेजस ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था। इशिता उसकी टाई थामे उसके पीछे खड़ी थी। तेजस उसके पास चला आया। इशिता उसके गले में टाई बांधते हुए बोली, आज शाम जल्दी आना। के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। जैसी आपकी फरमाइश बेगम साहिबा। पूरी कोशिश करूंगा काम जल्दी खत्म कर लूं। कोशिश से काम नहीं चलेगा, आना ही होगा। मैं मॉल में वेट करूंगी। के रोने की आवाज सुनकर तेजस और इशिता दोनों फौरन उसके पास चले आए। इशिता उसे गोद में उठाते हुए बोली, अब इसकी नींद टूट गई है, देखना ये जल्दी शांत नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, नीचे जाकर नाश्ता कर लीजिए। मैं नहीं आ पाऊंगी। ऑल राइट, तुम मेरी चिंता मत करो, इसे संभालो, मैं खुद नाश्ता कर लूंगा। तेजस ने प्यार से के माथे को चूमा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इधर कृष उसी होटल पहुंचा जहां आज रात सिद्धि की शादी होने वाली थी। सिद्धि और अमायरा के सिवा यहाँ उसे और कोई नहीं पहचानता था। अमायरा नीचे मंडप की डेकोरेशन कर रहे लोगों से बात कर रही थी। उसकी नज़र आईने पर गई। कृष को आते देख थोड़ा हैरान हुई। उसने जब मुड़कर पीछे देखा तो चौंक गई। ये सब वहम नहीं था, कृष सचमुच वहां मौजूद था। अमायरा उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए कृष। कोई भी देखेगा तो कई सवाल करेगा।
करने दो, मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा। मैं तुम्हारे भैया से मिलने आया हूँ। क्रिश की बातें अमायरा को डरा रही थी। वो आसपास नजरें दौड़ाते हुए बोली, भैया से क्यों मिलना है? प्लीज क्रिश, आज कोई तमाशा मत करो। मैं तुम्हें, अमायरा की बात काटते हुए क्रिश बोला, कोई तमाशा करने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे भैया से अपने और तुम्हारे बारे में बात करने आया हूँ। पर अभी क्यों? ये सही वक्त नहीं है। मैंने भैया को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगा। ये बोल क्रिश आगे बढ़ गया। अमायरा उसे रोक नहीं पाई। क्रिश की नजरें संजय को तलाश रही थी। अमायरा मन ही मन खुद से बोली, आज ही क्यों? पता नहीं भैया कैसे रिएक्ट करेंगे। संजय किसी से फोन पर बात कर रहे थे। क्रिश उनके ठीक पीछे जाकर खड़ा हो गया। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? संजय ने मुड़कर पीछे देखा। क्रिश को पहली दफा देखा था। उन्होंने कॉल कट किया और क्रिश की ओर पलट गए। अमायरा को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। वो दूर ही रुक गई। अब वो क्रिश को रोक नहीं सकती थी। क्या हम पहले मिल चुके हैं? संजय ने पूछा। जी नहीं, आज पहली बार ही आपसे मिल रहा हूँ। मेरा नाम क्रिश मल्होत्रा है। मैं आपकी बहन को पसंद करता हूँ। मैं इसी बारे में आपसे बात करने आया हूँ, क्रिश ने बिना किसी डर के कहा। संजय ने नजरें घुमाकर अमायरा को देखा। उसने तुरंत पीछे पलटकर आंखें बंद कर ली। क्रिश आगे बोला, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? संजय का ध्यान टूटा तो उसने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने सिर पर साथ फेरा और आगे बढ़ गए। क्रिश उनके पीछे चल दिया। संजय सोफे पर आकर बैठ गए। उन्होंने क्रिश को भी बैठने का इशारा किया। अमायरा की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। संजय ने ठंडे स्वर में कहा, क्या जो तुमने अभी कहा एक बार फिर से कह सकते हो? जी, मैं सबसे पहले आपको अपना परिचय दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा पूरा नाम क्रिश मल्होत्रा है। मेरा परिवार अहमदाबाद में रहता है। मेरे बड़े भैया को आप जानते ही हैं, शिव मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही संजय सोच में पड़ गए। क्रिश आगे बोला, वो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं। उनका अलावा भी मेरा एक बड़ा भाई है। घर में मॉम, डैड, भाभी, बड़े पापा और बड़ी माँ हैं। मेरे परिवार का कारोबार काफ़ी बड़ा है और विदेशों तक फैला हुआ है। मैंने अपना MBA ऑस्ट्रेलिया से किया है। वहाँ इंटर्नशिप कर रहा था, उसी दौरान मैं आपकी बहन से मिला।